जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हायर एजुकेशन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का है, यानी उच्च शिक्षा तथा शासन, ऐसा टॉपिक है हमारा। ये यूनिट है, एक इकाई है जिसको हम अभी कवर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक इस टॉपिक में मैंने एजुकेशन के अलग अलग फेजेस को बताए, जो अलग अलग समय काल रहा है, कालखंड रहा है, चाहे वो वैदिक काल रहा हो या बुद्ध का काल रहा हो या मुगल काल हो या ब्रिटिश का काल हो या स्वतंत्र भारत हो। तो इन पांचों जो एराज हैं, जो टाइम पीरियड है, उस पर हम लोग अभी मूव ऑन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। वैदिक काल में क्या चीज़ें थी, फिर बुद्ध काल में क्या बदला, मुगल काल में क्या बदला, ब्रिटिश काल में क्या महत्वपूर्ण हो गया, और फिर आज़ाद भारत में क्या बातें निकल करके सामने आई। तो इन बातों को हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, और काफ़ी बातें मैंने आपको बताई है हायर एजुकेशन में टिल नाउ। आज भी हम लोग बात करेंगे उच्च शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों के बारे में, विस्तार से बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग गाइस कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं, और उसके पश्चात हम लोग अपने टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे, है ना। तो एक सेकेंड, मैं आपके साथ स्क्रीन अभी शेयर कर रहा हूँ, और हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है, और उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो गाइस अब आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, एक सेकेंड। स्क्रीन दिख रहा है गाइस सभी को? जी सर। यस सर। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस इज एन इसेंशियल ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। यानी गाइस जब भी हम लोग वाचिक मतलब जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, बोल के आ रहा हूँ ना, ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे साथ। तो ऐसे में गाइस जब भी हम लोग ओरली यानी बातचीत करते हैं, तो उसमें क्या शब्द का चयन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अच्छे वर्ड्स को अगर आप यूज करोगे तो क्या वो बेहतर होता है, आपके संचार को इफेक्टिव बनाता है, प्रोडक्टिव बनाता है, क्या ऐसा है। और दूसरा स्टेटमेंट है, फेशियल एक्सप्रेशन एंड पोस्चर्स फॉल अंडर विजुअल कम्युनिकेशन। यानी आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जैसे अभी आप मुझे देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, तो मेरी आवाज तो आप तक जा ही रही है, मेरे फेस को भी आप देख पा रहे हैं, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन को आप देख पा रहे हैं। तो बोलते टाइम जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होता है, जो फेस का एक्सप्रेशन है, या जो आपके पोस्चर्स हैं, पोस्चर्स मतलब पूरे आईब्रोज, आईज और आपके हाथों का जो मूवमेंट है, क्या ये सभी विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। यानी दृश्य संप्रेषण, जहाँ पे आप देख के समझ जाते हो कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, यानी मेरे फेशियल एक्सप्रेशन को देख करके आप ये समझ जाते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या ये विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। तो विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट्स। पहला वाला ठीक है, दूसरा वाला भी ठीक है, तो ए होगा ना इसका करेक्ट। सर ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट, in which of the following researches attempt are made to establish context free generalization। यहाँ पे गाइस चार ऑप्शन है, और आपको बताना है कि इन चारों रिसर्चेज में जब भी हम शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो निम्नलिखित शोधों में से किसमें संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण की स्थापना के प्रयास किए जाते हैं। यानी कौन सा ऐसा रिसर्च है जिसमें कॉन्टेक्स्ट की कोई जरूरत नहीं है, बिना कॉन्टेक्स्ट के भी आप जनरलाइज कर सकते हो। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है गाइस, विषय। जैसे अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं, तो हमारा विषय क्या है, रिसर्च। हमारा विषय है हायर एजुकेशन, तो ये कॉन्टेक्स्ट है कि इसको कॉन्टेक्स्ट मान के हम लोग चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। तो इन चारों में से कौन सा रिसर्च है जो कॉन्टेक्स्ट फ्री है, बताइए। सर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज सर, ऑप्शन नंबर डी। बताइए क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए आंसर? सर डी है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो गाइस
एक्सपेरिमेंटल स्टडी का मतलब क्या है? प्रयोगात्मक अध्ययन। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? जहाँ पे आप हिट एंड ट्रायल करते हो ना, हिट एंड ट्रायल, जहाँ पे गाइस कई बार आप ट्राई करते हो और कई बार ट्राई करने के बाद जब कोई आपका आंसर सही आता है तो फिर उसको लेके आप आगे बढ़ते हो। तो एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, हम लोग कई बार प्रयास करते हैं, कई सारे एफर्ट्स लगाते हैं, तब जाकर के कोई एक हमारा ठीक होता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, इसको गाइस हम लोग लेबोरेटरी स्टडीज भी कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज को हम लोग क्या कहते हैं? लेबोरेटरी स्टडीज भी कहते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही होता है प्रयोगात्मक अध्ययन, जो लैब में होता है। और ये बिल्कुल साइंटिफिक होता है, मतलब वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब ही होता है साइंस, विज्ञान, लॉजिक, और ये जो तरीका है ना आपका एक्सपेरिमेंट, तो इससे क्या होता है कि हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। हाइपोथेसिस मतलब सॉल्यूशन, किसी भी समस्या का समाधान, तो उसको चेक करते हैं कि भैया ये सही समाधान है कि नहीं। तो ऐसे में गाइस हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी एक ऐसा रिसर्च का अटेम्प्ट है, एक ऐसा रिसर्च का तरीका है जो कि संदर्भ मुक्त होता है। इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें हम लोग हीट एंड ट्रायल, मतलब कई सारे एफर्ट्स, कई सारे प्रयास करते हैं, तो जाके हमें एक रिजल्ट मिलता है, संभावना के आधार पे। कई बार संभावना पॉसिबिलिटी के आधार पे भी होता है। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, इसी का आंसर ये होगा। उसके अलावा जो और ऑप्शंस हैं, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, यानी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या है? ये गाइस एक तरह का सोशियोलॉजिकल थ्योरी है ना, जिसके थ्रू गाइस हम लोग वर्बल या जेस्चरल, जैसे गाइस कई बार होता है ना कि जैसे अभी मैंने कहा फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन या आपके बॉडी के जो जेस्चर्स हैं, मूवमेंट्स हैं, तो उसके आधार पे जब हम संचार करते हैं, यानी कि मैं बोलूँ ना, और मेरे फेशियल एक्सप्रेशन या मेरे बॉडी मूवमेंट को देख करके आप समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो दैट इज सिंबॉलिक, दैट इज सिंबॉलिक इंटरेक्शन। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव होता है, और इसमें हम लोग अलग अलग बिहेवियर को देखते हैं कि भाई रिसर्च में कई तरह के फाइंडिंग्स निकल के सामने आते हैं सिंबॉलिकली, है ना, यानी प्रतीकात्मक। तो पोस्चर्स इसमें इंपॉर्टेंट है, बॉडी के पोस्चर्स। इसके अलावा इस ग्राउंडेड थ्योरी जो है, ये भी एक तरह का मेथडोलॉजी है डेटा कलेक्शन का। जो ग्राउंडेड थ्योरी है, आधारित सिद्धांत, ये क्या है? एक तरह से डेटा कलेक्शन का एक तरीका है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं ताकि हम अपने रिसर्च को कैरी ऑन कर सकें। और इसके बाद हमारा जो एक ऑप्शन है फेनोमेनोलॉजी। तो फेनोमेनोलॉजी क्या है गाइस? एक तरह का प्रोसेस है। ठीक है, ये भी एक डेटा कलेक्शन का प्रोसेस। जब आप रिसर्च करते हो तो रिसर्च के दौरान डेटा कलेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो डेटा कलेक्शन के लिए ये सब तरीका होता है फेनोमेनोलॉजी, घटना दृश्य वृत्तांत। ठीक है, जहाँ पे हम किसी घटना के आधार पे, किसी फेनोमिनन, जो चीजें घटित होती हैं, कई सारी चीजें हमारे आसपास घटित होती हैं, तो जो घटित होती हैं उसको देखने से हमें एक्सपीरियंस होता है कि कोई भी घटना घटी तो वो कैसे घटा, उसके पीछे का क्या रीजन है। तो दैट इज कॉल्ड फेनोमेनोलॉजी। फेनोमिनन से बना फेनोमेनोलॉजी। तो फेनोमिनन मतलब क्या होता है? घटना। ठीक है, तो ये है, तो इसका आंसर एक्सपेरिमेंट स्टडीज होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट स्टडीज कॉन्टेक्स्ट फ्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये गाइस। symbolic- हाँ, सर ये सिंबॉलिक करके जो था वो क्या था? सिंबॉलिक मतलब प्रतीकात्मक हो गया। प्रतीकात्मक का मतलब क्या होता है? जैसे जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन है, जो हमारा चेहरे का हाव भाव है, या किसी का बॉडी का मूवमेंट है, आपके हाथ हिलाने का तरीका, बात करने का तरीका, तो दैट इज सिंबॉलिक, दैट इज सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक। ठीक है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन वो होता है। हम्म। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन में गाइस हम लोग बेसिकली एक्शन और रिएक्शन को चेक करते हैं। यानी मान लीजिए कि आप किसी सोसाइटी में गए, तो किसी सोसाइटी में जाके वहाँ के लोगों के एक्शन को देखते हो, उनके रिएक्शन को, उससे आप एनालाइज करते हो कि भाई मतलब क्या बातें हैं, क्यों, प्रॉब्लम का क्या रीजन है। कोई भी रिसर्च जब आप करते हो तो वहाँ पे लोगों के हाव भाव, उनके बिहेवियर के आधार पे फिर आप अपने फाइंडिंग्स को निकालते हो। दैट इज सिंबॉलिक। ठीक है, सर एक बार ग्राउंडेड और फेनोमेनोलॉजी को भी आप डिस्क्राइब। मैम ग्राउंडेड थियरी जो है ना, ग्राउंडेड थियरी और फेनोमेनोलॉजी यानी आधारित सिद्धांत और घटना दृश्य वृत्तांत, ये दोनों डेटा कलेक्शन का एक टूल है। जब हम लोग डेटा संग्रह करते हैं ना, रिसर्च में डेटा संग्रह करते हैं, क्योंकि डेटा कलेक्शन के आधार पे ही आप अपने रिसर्च को कर पाओगे। जब तक आपके पास डेटा मतलब होता है, जैसे
मान ली लिटरेचर के में डेटा क्या हो गया, आपका किताब है, टेक्स्ट है, रिसर्च पेपर है ना, और भी कई सारे थीसिस वगैरह, दैट इज कॉल्ड डेटा। तो ये दोनों जो है ग्राउंडेड थियरी और फेनोमेनोलॉजी, ये दोनों डेटा कलेक्शन का तरीका है। अगर हम ग्राउंडेड थियरी की बात करें तो ये एक फिलोसोफर थे, स्ट्रॉस, STRAUSS, स्ट्रॉस नाम के एक फिलोसोफर थे जिन्होंने 1967 में ये आइडिया दिया था, दैट इज ग्राउंडेड थियरी। और इसमें गाइस हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग बेसिकली डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा कलेक्ट करके थियरी बिल्डअप करते हैं। जैसे मान लो कई सारे डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, फील्ड विजिट करके अलग अलग जगह पे गए और अलग अलग जगह विजिट करके आपने नई नई चीज़ों को कलेक्ट किया, उसके आधार पे कोई थियरी आपने बनाया, तो दैट इज ग्राउंडेड थियरी। कि जब आप विजिट करते हो, फील्ड में जाते हो, सर्वे करते हो, लोगों से मिलते हो, बात करते हो, इंटरव्यू करते हो, उस आधार पे जो भी जानकारी आपको मिली, उस जानकारी के आधार पे कोई नई थियरी आप बिल्डअप करते हो, तो दैट इज ग्राउंडेड थियरी, ग्राउंड पे जाके करना। और फेनोमिनन क्या होता है? फेनोमिनन का मतलब होता है गाइस एक प्रोसेस या एक प्रक्रिया जिसके तहत कोई काम होता है, कोई घटना। तो फेनोमेनोलॉजी जो है ये गाइस एक तरह से लाइव एक्सपीरियंस है। जैसे हमारे जीवन में गाइस कई तरह के लाइव एक्सपीरियंस होते हैं। कई बार हम लोग मरते मरते बचते हैं, कई बार हम अपने सामने किसी कोई बड़ी दुर्घटना देखते हैं, कभी हम अपने आंखों के सामने कोई घटना घटित होते हुए देखते हैं, तो उससे कई तरह के अनुभव हमें मिलते हैं। उससे जो है कई तरह के क्या है, हमें एक्सपीरियंस मिलते हैं। तो उस एक्सपीरियंस के आधार पे आप जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और रिसर्च को अपना प्रोसीड करते हो, दैट इज कॉल्ड फेनोमेनोलॉजी। जो कि किसी घटना आधारित जो डेटा है, किसी घटना के आधार पे जब आप डेटा कलेक्ट करते हो और उस डेटा को मान लीजिए आगे के लिए आप यूज करते हो, तो दैट इज फेनोमेनोलॉजी। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर मुझे एक बात पूछनी, वो मैं अभी पूछूं या क्लास के एंड में नहीं, आप पूछूं? दो बात पूछिए मैम। अगर अच्छा, पढ़ाई से रिलेटेड पूछना है तभी पूछ सकते हैं, और पढ़ाई के अलावे कुछ पूछना है तो क्लास के बाद पूछ क्वेश्चन से सकते हैं। थोड़ा सा हटके है सर, क्योंकि मैं ये शोध शोध कब से मैं सुन रही हूँ। और सर जैसे कि ये जैसे रिसर्च होता है सर, तो इसको हम लोग जैसे कि हमने जैसे कि एमए किया और उसमें 11 पेपर थे, तो हम लोग किस जैसे कि उसमें हम लोग किस चीज पे रिसर्च कर सकते हैं और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ये मेरे को बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा, क्लास के बाद इसका आंसर मुझे लगता है दूंगा तो ज्यादा उचित रहेगा, वरना हम जी लोग जी दिग्भ्रमित हो जाएंगे। जी 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 जी, मैं वही पूछी सर कि मैं अभी पूछूं कि बाद में, लेकिन सर लास्ट में मेरे को इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बता देना। मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरे से पूछें, पर हमारे क्लास में कोई कुछ पूछता ही नहीं, मैं क्या करूँ। उस दिन मदान नहीं सर सर, आए, जैसे कि अब मदान सर से किसी ने कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा। लास्ट में मुझे बोलना पड़ा कि सर आपकी बातों से सभी लोग मोर देन सेटिस्फाइड हैं। जी महोदय। तो मैं कई बार संभालता अभी हूँ तक परिस्थिति। सर वो जैसे कि आज सर वो मैं महोदय, एक्चुअली फॉर्म ये भर रही होता है कि मैंने थी। एक सुनते क्वेश्चन सुनते पूछा रहते था। हैं ना, तो एकदम से बोलने की इच्छा ही जानी नहीं होती। आज मैं फॉर्म भर रही थी तो उसमें पूछ रहा था कि जैसे पहले कोई रिसर्च भी हुआ है ऐसे कुछ करके था, तो उसमें मुझे समझ में नहीं आया कि यदि हम रिसर्च करना चाहें तो करेंगे किस चीज पे, हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? आपका सब्जेक्ट क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिए मैम पूछ रही हैं। देखिए मैम, रिसर्च का मतलब पता है क्या होता है? रिसर्च का मतलब क्या होता है? री प्लस सर्च। री का मतलब क्या होता है? पुनः। री का मतलब क्या होता है? दोबारा। सर्च का मतलब होता है टू एक्सप्लोर, टू फाइंड समथिंग न्यू। यानी दोबारा जब आप किसी नई चीजों को देखते हो तो दोबारा, दोबारा का मतलब क्या है? जो ऑलरेडी हो चुका है। तो रिसर्च में मैम क्या है ना कि जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं, और समय के साथ क्या होता है ना कि प्रॉब्लम समाज की बदलती है। आज से 20 साल पहले जो हमारा प्रॉब्लम था, आज वो उसको सोच के आप हंसोगे। मान लीजिए आज से 30 साल पहले मैम हम लोग लेटर लिखते थे, 1990-80 के दौर में। जो हमारे जो पेरेंट्स होंगे वो अपने पेरेंट्स को क्या लिखते थे? पत्र, या अपने रिलेटिव्स को पत्र लिखते थे। तो उस समय बहुत बड़ी समस्या क्या थी कि भाई टेलीफोन आ जाए, इंटरनेट आ जाए। उस समय ये बहुत बड़ी बात थी, एक कल्पना थी। आज के समय में ये एक रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। तो उस समय जो प्रॉब्लम था, आज वो क्या है, हमारे लिए एक बहुत कॉमन बात हो चुकी है। हम सभी के पास फोन है, अब हमें पत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जब जिससे मन किया बात कर लिया। तो ऐसा नहीं है मैम कि आज के टाइम में हमारे पास मोबाइल फोन आ गया या इतनी कनेक्टिविटी आ गई या हमारा जिंदगी इतना आसान हो गया तो हमारे लाइफ का प्रॉब्लम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आज की प्रॉब्लम अलग है, उस समय की प्रॉब्लम अलग थी। उस समय लोग मान लीजिए कि लेटर का दौर था, या उस समय लोग अच्छा लिखते थे, या मान लीजिए कि उस समय क्या होता था,
कम पढ़े लिखे लोग होते थे, तो कोई एक पर्सन होता था गांव में जो लेटर को आता था, फिर डिक्टेट करता था। डाकिया का बड़ा महत्व होता था उस जमाने में। आज डाकिया का महत्व तो नहीं है, क्योंकि अब लेटर कोई नहीं भेजता, ऐसे ही फोन पे ही बात हो जाती है। तो आज के समय में प्रॉब्लम्स को आप देखिएगा कि आज के समय में यानी 2025 में आप देखिए कि किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। आप उसको आप एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे आसपास किस तरह की चीज़ें हैं जो जिससे हम ग्रसित हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन आया तो मोबाइल फ़ोन के साथ स्ट्रेस आया, मोबाइल फ़ोन आया तो मोबाइल फ़ोन के साथ एडिक्शन आया, एडिक्शन या अभी ट्रॉमा तो आया, सबसे बड़ा डिप्रेशन आया, अभी तो कई तरह। सबसे बड़ी समस्या सर मुझे मोबाइल ही लगता है। लेकिन जैसे मुझे लग रहा है सर, मेरे पूछने का अर्थ है कि जैसे 11 पेपर हमने पढ़े हैं मास्टर्स में, तो उसमें से हम कुछ कर सकते हैं या बाहर से भी कोई टॉपिक उठा के हम उस पर लिख सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं मैम, ये तो आपके सोच पे है ना। रिसर्च में ऐसा कोई बैरियर नहीं होता, बस आपका टॉपिक थोड़ा रेलिवेंट हो, बस इस चीज़ का ध्यान आपको रखना होता है कि आपका टॉपिक थोड़ा प्रासंगिक हो, नया हो, रिसेंट ट्रेंड को मीट करे, जो अभी चल रहा है, जो अभी के समय की जो समस्या है, जो अभी के समय पे ज्वलंत विषय है, उसको मीट करे। ऐसा ना हो कि बहुत रटा रटाया विषय हो, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो चीज़ें आपने पढ़ी है, मान लीजिए 11 सब्जेक्ट आप पढ़े हैं, तो उसी में से कुछ एक नया निकल जाएगा। आपको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने 11 पेपर पढ़े हैं ना, उसी में से कुछ एक नया निकल जाएगा, आप थोड़ा सोचोगे तो। बस ये देखना है कि वो आज के समय से कोरिलेट करे। जैसे आपका विषय क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है? हिंदी ऑनर्स है सर। तो हिंदी हिंदी ऑनर्स है, तो हिंदी साहित्य में आप देखिए कि आजकल आजकल मतलब अभी के जो साहित्यकार हैं वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह की सामाजिक कुरीतियों पे प्रकाश डाल रहे हैं। आज के समय की सामाजिक कुरीति क्या है? प्रेमचंद के समय पे सामाजिक कुरीति अलग थी, आज के समय की कुरीतियां अलग है। तो अभी देखिए 21वीं शताब्दी में किस तरह की समस्याएं हैं, उसको कोरिलेट करिए, किसी उपन्यास को उठाइए, कोई सा भी 4 या 5 उपन्यास आप ले सकते हो, उसमें वो प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हो कि अभी के मतलब वर्तमान समय में जो समस्या चल रही है उसको किसी उपन्यास में किस तरह से दिखाया गया है। तो उपन्यास के थ्रू, क्योंकि साहित्य में क्या होता है ना, लिटरेचर में टेक्स्ट को ही आप जोड़ करके रिसर्च कर सकते हो, बिना टेक्स्ट के रिसर्च नहीं होता लिटरेचर में। तो अगर आप साहित्य हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, साहित्य में क्या है ना, टेक्स्ट बुक आपको लेना पड़ेगा। तो कोई सा भी नॉवेल कम से कम 4 या 5 उपन्यास को चूज करिए, और उस उपन्यास में उस प्रॉब्लम को का पोर्ट्रेयल देखिए कि भाई इस समस्या का क्या समाधान है इस पर्टिकुलर उपन्यास में। तो ऐसे 4-5 उपन्यास को आप चूज कर सकते हो, और उस उपन्यास में उस समस्या के बारे में देख सकते हो कि इस लेखक ने इस समस्या के बारे में क्या बात की और क्या समाधान दिया है। तो दैट इज रिसर्च, वो रिसर्च होगा ना। जैसे आज के समय में पर्यावरण की बात हो रही है ना, या आज के समय में मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो साहित्य को टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हो आप, है ना। और भी कई तरह की चीजें हैं, तो उसको आप देख सकते हो। आयुर्वेद है ना। तो बहुत विषय हैं, विषय की कोई कमी नहीं, बस आपको वो देखना पड़ेगा कि क्या प्रासंगिक है। ठीक है, जी सर, जी, थैंक यू। इसका आंसर बताइए गाइस। यहाँ पे 4 पॉइंट्स है, HTML, वेब सर इससे 2.0। पहले एक क्वेश्चन था। इसका आंसर बताइए फिर। One of the basic principles of progressive view of teaching is that education should be life itself rather than a preparation for living। यानी शिक्षण के प्रगामी दृष्टिकोण का एक मूलभूत सिद्धांत है कि शिक्षा केवल आजीविका की तैयारी नहीं, अपितु यह अपने आप में संपूर्ण जीवन होनी चाहिए। क्या ये है मतलब टीचिंग का जो दृष्टि है, टीचिंग का जो सिद्धांत है, क्या वो ये है कि सिर्फ बच्चे आजीविका के लिए तैयार ना हो, बल्कि वो एक अपनी पूरी लाइफ के लिए तैयार हों? क्या ऐसा है? और जी दूसरा सर, स्टेटमेंट कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू रिकंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू ऑफ एजुकेशन द न्यू सोशल ऑर्डर मस्ट बी जेन्युइनली डेमोक्रेटिक। यानी अभी के हिसाब से एजुकेशन ना प्रजातांत्रिक होनी चाहिए, माने सभी को अधिकार होना चाहिए कि वो प्रश्न पूछ सकें। तो क्या ऐसा है? क्या दोनों लगता सही है? है। दोनों सही है। दोनों सही सर। ऑप्शन नंबर ए सर। जी सर, ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। ए इज करेक्ट सर। ठीक है, यही ठीक है। एक और आंसर हम लोग करते हैं। इसका आंसर बताइएगा। इसको मैच करना है आपको। पहला है डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, सोच समस्या को परिभाषित करना। दूसरा है परिकल्पना। तीसरा है रिसर्च सैंपल यानी शोध प्रतिचयन। और चौथा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग।
सभी के डेफिनेशन है राइट साइड पे, तो बताओ कौन किसको डिफाइन कर रहा है, किसका कौन डेफिनेशन है, ये आपको मैच करना है। सर ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर डी, जी सर। देखिए क्या होगा, सभी लोग देखिए इधर। डी। डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम का सर केयरफुली chosen terms and concept with operational description if need be. हाँ डी ही होगा, Yes, ठीक है, sir. डी ही होगा, क्योंकि डी में जैसे ए का चौथा है, तो जैसे अभी सुमन सिमरन मैम पूछ रही थी तो कि सर रिसर्च के प्रॉब्लम का कैसे पता करें। रिसर्च प्रॉब्लम मतलब रिसर्च टॉपिक ही तो होता है, रिसर्च टॉपिक ही तो रिसर्च प्रॉब्लम है ना। अगर आपको शोध समस्या पता लग गया तो वही तो टॉपिक बनेगा आपका। तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, तो चौथा मैच होगा केयरफुली चूजन टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट विथ ऑपरेशनल डिस्क्रिप्शंस इफ नीड बी, यानी आवश्यकता पड़ने पर कार्य विवरणों सहित परिभाषित पदों और अवधारणाओं का सावधानी पूर्वक चयन। यानी गाइस आप चयन कर रहे हो अपने टॉपिक का, अपने टर्म का, अपने कॉन्सेप्ट का चयन कर रहे हो कि भाई आपको किस समस्या का समाधान चाहिए। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो ना, दैट इज रिसर्च प्रॉब्लम। और हाइपोथेसिस का आपका हो जाएगा तीसरा, जिसमें आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स फॉर सेटिंग अप अ प्लॉजिबल रिलेशनशिप। यानी गाइस अलग अलग तरह के वेरिएबल्स को आप देखते हो कि भाई एक समस्या का क्या क्या संभावित कारण है। कोई भी समस्या का गाइस कारण होता है, तो किसी भी प्रॉब्लम के रीजंस एक नहीं होते, मल्टीपल रीजंस होते हैं। तो समस्या का मल्टीपल रीजन को पता लगाना, तो जो मल्टीपल रीजंस है ना किसी भी समस्या के, तो दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या होगा, आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स। और रिसर्च सैंपल क्या होगा आपका दूसरा वाला, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिट्स चूजन, क्योंकि सैंपल का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे यूनिट्स। मैंने आपको पढ़ाया भी है, छोटे छोटे यूनिट्स है ना, तो यूनिट्स हो गए। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग का वन हो जाएगा एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर डेटा एनालिसिस, यानी डेटा का एनालिसिस के लिए सांख्यिकी तकनीक। तो डी ही होगा इसका आंसर, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? जी सर। जी सर। चलिए, तो ये गाइस हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जस्ट अ सेकंड। अब हम लोग गाइस अपने टॉपिक की तरफ एक बार आते हैं, है ना। जस्ट अ सेकंड। तो गाइस अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज जो टॉपिक अभी हम लोग कवर कर रहे हैं वो हमारा किस चीज़ का टॉपिक है, हायर एजुकेशन का। तो हायर एजुकेशन में अभी तक हमने कई तरह की बातें कर ली। मॉडर्न एजुकेशन को अभी हम देख रहे हैं। मॉडर्न एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि आधुनिक समय में, यानी आज़ाद भारत। तो आज़ाद भारत में गाइस किस तरह की चीज़ें हैं उसको हमें देखना है, यानी व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी के बाद गाइस कई तरह की चीज़ें आई। कल हमने 2-3 तरह की बातें की भी थी, जैसे मैंने आपको कल राधा कृष्णन कमीशन बताया, कल मैंने आपको कोठारी कमीशन बताया, कल मैंने आपको NEP 1968 बताया, कल मैंने आपको NEP 1986 बताया, मुदालियर कमीशन बताया, है ना। तो ये सारी चीज़ें बताई। कोठारी कमीशन भी बड़ा महत्वपूर्ण है, तो कोठारी कमीशन बता दिया, ठीक है। 1986 वाला जो शिक्षा नीति आया था तो उसके बारे में भी हमने विस्तार से बात कर लिया। उसके बाद जो हम कह सकते हैं कि 1992 में, है ना, 1992 में थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स आई ना, थोड़े बहुत हम कह सकते हैं कि कुछ बदलाव आया, तो उसके बारे में भी हमने बात किया कि 1992 में किस तरह के चेंजेस आए। वुमेन एजुकेशन, माइनॉरिटी एजुकेशन, या फिर साइंस एजुकेशन, एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन, या टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के साथ कोलैबोरेट करना। तो थोड़ी बहुत चीज़ें बदली, नई नई बातें आई। 10+2, यानी 10th के बाद +2 भी स्कूल में की व्यवस्था करना कि भाई +2 भी स्कूल में ही हो। तो अब स्कूल में ही होता है ना मोस्टली, तो 10 के बाद +2 स्कूल में ही होता है, तो वो चीज़ होने लग गया।
तो 1992 में। इसके अलावा गाइस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये भी NEP 1986 का है। और इसके साथ ही साथ गाइस इग्नू, इग्नू का मतलब क्या है गाइस, दूरस्थ शिक्षा, यानी जो डिस्टेंस एजुकेशन है हमारा, तो डिस्टेंस एजुकेशन भी इसी के अंदर आता है। हालांकि 1968 में ही इग्नू का जो आइडिया है उसको रखा गया था, और 1986 की शिक्षा नीति में इसको विस्तार किया गया कि गांव गांव तक भारत में जितने भी जिले हैं हर जगह पे इग्नू का सेंटर हो, सभी का अप्रोच। तो इस करके बात गई कि इग्नू को किस तरह से हम विस्तार कर सकते हैं ताकि शिक्षा को बढ़ावा दे सकें। इसके बाद एक और हमारा है नेशनल नॉलेज कमीशन। तो नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 से लेकर के और 2009 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम हुआ दिल्ली में, तो ये क्वेश्चन आया था नेशनल नॉलेज कमीशन के फीचर्स के बारे में। आवाज ब्रेक हो? नहीं सर, आपकी आवाज सर बोले कि दोबारा कनेक्ट होंगे सिमरन। हाँ मैम, क्लास एग्जिट करके फिर से आ जाइए तो आ जाएगा आवाज। तो नेशनल नॉलेज कमीशन की अगर हम बात करें तो 2005 से लेकर के 2009, ये करीब 5 साल तक ये चला था। 5 साल में इसने कई सारे गाइस रिव्यू किए, कई तरह की समीक्षा की। समीक्षा के बाद जो भी प्रॉब्लम थे, क्योंकि 2005 में आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तो खुद बड़े स्कॉलर थे, तो उन्होंने देखा कि यार बड़ा रटा रटाया एजुकेशन चल रहा है, इससे देश का काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने गाइस प्रधानमंत्री बनते ही नेशनल नॉलेज कमीशन बनाया। 2005 में ही वो PM बने थे, और बनते ही उन्होंने NKC की स्थापना की, जिसको ये ड्यूटी दिया गया कि भाई आप इंडिया के एजुकेशन का एक बार क्या करो, समीक्षा करो, है ना, कि भाई इंडियन एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो आज जो आप NEP 2020 देख रहे हो ना, इसकी बातें NKC में ही हो गई थी कि भारत की शिक्षा को बदलने की आवश्यकता है, और कई तरह के सुझाव भी आए थे, चाहे वो शिक्षा प्रशासन की बात हो, वित्त संबंधित सुझाव हो, या शिक्षा के संगठन से जुड़े आयोग की सिफारिशें हों, स्कूल शिक्षा से जुड़ी आयोग की सिफारिशें हों। तो हर दिशा में हम कह सकते हैं, उच्च शिक्षा या शिक्षा से जुड़े, तो हर जगह पे हम कह सकते हैं कि कई तरह की सिफारिशें हुई। जैसे एक दो बातें अगर हम करें तो, जैसे ग्रेजुएशन को 4 साल जो किया गया, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम FIUP, तो वो भी इसी के थ्रू आया था कि भाई ग्रेजुएशन को 4 साल का किया जाए। इसका कारण एक ये भी होता है कि कई लोग मास्टर्स नहीं करते, क्योंकि 12th के बाद ही ज़्यादा बच्चे तो 12th के बाद ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं ना। तो ग्रेजुएशन तो 50% से ज़्यादा बच्चे तो ग्रेजुएशन करते ही नहीं। तो ऐसे में अगर ग्रेजुएशन 4 साल का हो जाएगा और मास्टर से 1 साल का हो जाएगा, तो क्या है कि मैक्सिमम बच्चे फिर ग्रेजुएशन के बहाने हायर एजुकेशन में जाएंगे। मान लीजिए कोई UG में गया, अब 4 साल का ग्रेजुएशन किया, तो 1 साल का मास्टर्स है, तो मैक्सिमम बच्चों को लगे चलो भाई जब UG कर ही लिए तो 1 साल मास्टर्स भी कर लेते हैं। तो इससे क्या है कि भारत की शिक्षा पद्धति बेहतर होगी, हायर एजुकेशन में लोग जाएंगे, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो 4 साल का ग्रेजुएशन, इसके साथ ही साथ इंटर्नशिप की जो बात है कि रोजगार परक शिक्षा, हमारे शिक्षा में जो थियोरेटिकल चीज़ें हैं तो थियोरेटिकल को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना, इसके साथ साथ इवैल्यूएशन को बढ़ावा देना। पहले का ही 2005 से पहले क्या था ना, एनुअल एग्जाम होता था, साल में एक बार परीक्षा होती थी, और परसेंटेज सिस्टम चलता था। परसेंटेज यानी कि चाहे 10th हो, 12th हो, UG PG, हर जगह क्या होता था, प्रतिशत, 50%, 60% ऐसे रिजल्ट आता था। तो बड़ा प्रेशर होता था, जिसका 90% या जो टॉपर हो गया वो तो ठीक है, बाकी बच्चे फेल हो जाते थे, तो बड़ा पीयर प्रेशर होता था। तो इन चीज़ों को भी गाइस रिप्लेस कर दिया गया ग्रेडिंग से। 2005 के बाद से चीज़ें बहुत बदली, खास करके 2009 में जब ये लागू हुआ नेशनल नॉलेज कमीशन, तो बहुत सारी चीज़ें बदली। और आज जो आप फेलोशिप देख रहे हो ना, JRF का या नॉन नेट फेलोशिप, अगर आप PhD में एडमिशन ले लेते हो, JRF नहीं भी है, तो भी आपको करीब 8,000 10,000 रुपये मिलता है। वो भी इसी के थ्रू आया था, नेशनल नॉलेज कमीशन। इसी में रिकमेंडेशन आया कि भाई रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए कुछ ना कुछ धनराशि सबको मिले। कोई ऐसे PhD करके क्या करेगा बिना, मान लीजिए कि PhD में आपको अगर पैसा ना मिले तो धन के अभाव में कैसे PhD करोगे, रिसर्च करोगे। तो इसलिए JRF तो खैर था ही, JRF के अलावा नॉन नेट फेलोशिप भी चालू किया गया कि अगर कोई विद्यार्थी PhD में एडमिशन लेता है, उसका JRF नहीं है, तो भी उसको कम से कम महीने का 8,000 रुपये मिले। तो 8,000 रुपया बहुत दिन से मिल रहा है, अभी भी 8, लेकिन दिक्कत यह है कि वो 8,000 अभी भी 8,000 ही है। 2008 में ये लागू हुआ था, और 2008 से आज 2025 हो गया, अभी भी 8,000 मिलता है।
तो ये बढ़ा नहीं, इसको रिवाइज नहीं किया गया, तो ये एक है। लेकिन फिर भी ये शुरुआत इसी समय हुआ था। तो कई सारे गाइस हम कह सकते हैं कि व्यापक बदलाव नेशनल नॉलेज कमीशन के समय हुआ था। प्राइमरी एजुकेशन में भी हुआ, फिर आपके सेकेंडरी एजुकेशन की अगर हम बात करें, हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो कई सारी सिफारिशें आई थी रिसर्च वगैरह को बढ़ावा देने के लिए, है ना, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो उन सभी चीज़ों को लागू किया गया। ठीक है, 2009 तक इन्होंने रिव्यू वगैरह किया और उसके बाद जो भी चीज़ें थी उसको लागू किया। इसके बाद गाइज आपको पता है नेशनल नॉलेज कमीशन के बाद जो सबसे बड़ा कमीशन आया जो पॉलिसी के नाते, तो वो NEP 2020 ही है। तो NEP 2020 अभी रिसेंटली आया है, 2020 में ड्राफ्टिंग आया था, अभी तो इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, जिसमें और भी कई तरह के बदलाव किए गए। तो अभी जैसे रिसर्च का किन्हीं ने पूछा क्वेश्चन, तो गाइज ये भी एक रिसर्च का विषय होता है कि देखो समय के साथ क्या होता है ना कि हमारे जनरेशन बदलते हैं। जब आप छोटे थे तो उस समय आपका सोचना, आपका नीड, आपका रिक्वायरमेंट अलग था। आज के जो बच्चे हैं उनका रिक्वायरमेंट अलग है ना। जब जनरेशन बदलता है, प्रत्येक 10 साल पे चीजें बदलती हैं। प्रत्येक 10 साल पे क्या होता है कि हालात, परिस्थिति और आवश्यकताएं, नीड, रिक्वायरमेंट बदल जाती है, पढ़ने पढ़ाने का तरीका बदल जाता है। जिस तरह से 2010 में पढ़ाया जाता था, 2025 में उस तरह से नहीं पढ़ाया जाता। 2010 में ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता था और टीचर सेंटर एजुकेशन था, आज आपका स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया जाता है और स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन है। स्टूडेंट को बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, उस समय नहीं थी। तो समय समय पे आप देखते हो चीज़ें बदलती हैं। तो कैसे बदलती हैं गाइज? ये रिव्यू के आधार पे, रिकमेंडेशन के आधार पे, क्योंकि जो भी रिकमेंडेशंस हमारे आते हैं, चाहे नेशनल नॉलेज कमीशन आए या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आए, तो इन सभी के द्वारा क्या होता है, कई तरह के सुझाव दिए जाते हैं कि भारत को और बेहतर हम कैसे बना सकते हैं, प्रोग्रेसिव कैसे बना सकते हैं। क्योंकि समय समय पे गाइज अगर आप अपने आप को रिवाइज नहीं करेंगे, आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि आप वैसे ही पीछे रह जाएंगे, आप आगे नहीं जा पाएंगे। तो अगर आपको समय के साथ चलना है, अगर आपको प्रोग्रेस करना है, अगर आपको विकसित बनना है, और खास करके भारत जैसा देश जहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी आबादी बसती है, 150 करोड़ आबादी है, जिसमें से 80 करोड़ लोग नौजवान हैं जिनको जॉब चाहिए, तो ऐसे देश में तो एजुकेशन ही एक सहारा है कि एजुकेशन के थ्रू ही आप लोगों को सेटल डाउन करा सकते हो, उनको कुछ ना कुछ बता सकते हो कि भाई वो बेरोजगार ना रहें, है ना, रोजगार परक शिक्षा उनको दे सकते हो। तो नेशनल नॉलेज कमीशन के बाद तो खैर छोटे मोटे कई तरह के रिकमेंडेशंस आए, जैसे यशपाल कमेटी आया, शर्मा कमेटी, काकोदकर कमेटी। इन लोगों ने साइंस के साइंस को कैसे हम प्रोपेगेट करें, साइंस को कैसे बढ़ावा दें। IITs वगैरह के फंड्स बढ़ गए, है ना, फंड, क्योंकि पैसे की आवश्यकता होती है, तो फंड वगैरह कई सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले कॉलेजेस का फंड वगैरह बढ़ गया। उसके बाद जो सबसे बड़ा तो NEP 2020 ही आया, जिसमें पूरे एजुकेशन को बदल दिया गया। अब सिलेबस भी नया आ गया, अब पैटर्न भी नया आ गया, करिकुलम नया आ गया, इवन NCERT ने किताबें भी नई निकाल दी। तो हमारा किताब भी अब बदल चुका है। जो स्कूल वगैरह में जब अब बुक्स वगैरह चल रहे हैं, वो भी बिल्कुल नए हो गए, फ्रेश हो गए, उनमें चैप्टर्स भी बदल गए। तो बहुत दिनों से चैप्टर वही पुराना रटा रटाया चला आ रहा था, उन सभी को बदला गया, ताकि आज का जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन है, 2025 में जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन है, जिसके तहत आपको जॉब मिलेगा, उस हिसाब से आपको पढ़ाना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको कंटेंट देना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको तैयार करना पड़ेगा, ताकि आप मार्केट में जाकर के आपको कुछ ना कुछ काम मिले, आप बेरोजगार ना भटकें। ठीक है, तो इस तरीके से NEP 2020 को मतलब लाया गया है, उसको बहुत स्मार्ट तरीके से और भारत के जरूरत को देखते हुए, और जो रटा रटाया एक पैटर्न है उसको देखते हुए बहुत सारी चीज़ों को बदला गया है ना। नए तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम कह सकते हैं कि लाया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। उसके इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस अभी भी चल रहा है। जैसे स्कूली एजुकेशन में आप देख सकते हो कि 5+3+3+4 एक बिल्कुल प्लान तरीके से, एक बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से एजुकेशन को लाया गया कि भाई कोई बच्चा 3 साल का हो जाएगा तो 3 साल से लेकर 18 साल तक, यानी 3 साल से लेकर के 18 साल तक उसका एजुकेशन कैसे होगा, उसका पूरा फॉर्मूला दिया गया। रंगनाथन कमेटी ने दिया ना, 5+3+3+4, तो 18 साल तक बच्चा 12th पास कर जाएगा, और किस तरह पास करेगा उसका पूरा फॉर्मूला दे दिया। उसके बाद कॉलेज एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पे भी गाइज एनरोलमेंट बढ़ाना होगा, क्योंकि गाइज 12th के बाद बच्चे पढ़ते नहीं, 50% से ज़्यादा बच्चे ड्रॉप आउट ले लेते हैं। जो मान लीजिए कि अगर 10 लाख बच्चा 12th पास करेगा ना, तो 5 लाख बच्चा तो पहले ही पढ़ाई छोड़ देगा, वो कुछ ना कुछ जॉब करेगा, कुछ बिजनेस करेगा, कोई डिप्लोमा में चला जाएगा। तो 5 लाख बच्चे तो वैसे ही ड्रॉप आउट हो जाएंगे, बचे 5 लाख, उसमें से भी 1 आध लाख को आप निकाल दो,
यानी 10 लाख बच्चा अगर 12th पास किया तो मुश्किल से आपका 2.5 से 3 लाख कॉलेज में आएगा। इसलिए आप देखते हो कॉलेज का क्राउड कम होता है इन कंपेयर टू स्कूल। स्कूल में कितना क्राउड होता है, 10 तक 12 तक सारे क्लासेस भरे हुए होते हैं, और जैसे ही आप कॉलेज में जाते हो तो बच्चा आपको ढूंढना पड़ता है। क्लास में बच्चे नहीं आते, कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है। अब ना अटेंडेंस वगैरह को कंपलसरी कर दिया गया कॉलेज में, पहले तो अटेंडेंस कंपलसरी होता नहीं था। तो अब देखा गया कि भाई स्कूल में जिस प्रकार से अटेंडेंस कंपलसरी होता है तो बच्चे डर से आते हैं, इसी प्रकार से अब कॉलेज में भी अटेंडेंस कंपलसरी कर दिया कि भाई इसी बहाने कम से कम कॉलेज में भी स्टूडेंट्स आएंगे, 75% अटेंडेंस होगा स्कूल की तरह, तो टीचर पे भी प्रेशर होगा, स्टूडेंट्स भी आएंगे, कॉलेज में भी क्राउड आएगा, बच्चों का पढ़ाई के प्रति। नंबर मिलते हैं सर कॉलेज में, जी अटेंडेंस के भी नंबर मिलते हैं, जैसे अटेंडेंस पूरा होता है तो उसमें 5 नंबर मिलते हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ मैम। तो मतलब कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स कॉलेज तक आए, उनको लाने के लिए ये सब किया जा रहा है कि स्टूडेंट जो है, पहले क्योंकि अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होता था तो बच्चे कॉलेज आते भी नहीं थे। अब उनको लगता है कि यार मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अगर आपका 70% अटेंडेंस नहीं होगा तो हो सकता है आपको एग्जाम भी ना देने दिया जाए, मार्क्स भी ना मिले इंटरनल वगैरह के, तो कई सारे प्रावधान जुड़ने लगे। तो अब क्या हो गया, स्कूल की तरह कॉलेज में भी क्राउड दिखने लग रहा है। अब इस कॉलेज में भी क्या है, स्टूडेंट डेली आ रहे हैं, सुबह 10 बजे आ रहे हैं, शाम में 5 बजे तक रहते हैं, इंटरेक्शन होता है, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो कॉलेज एजुकेशन भी बेहतर हो रहा है, उनको भी मान लो हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट जाग रहा है। तो ऐसे कई तरह के बदलाव हम कह सकते हैं कि किया जा रहा है। लेबोरेटरी वगैरह को बढ़ाया जा रहा है, प्रैक्टिकलिटी, समय समय पे परीक्षा, पहले तो परीक्षा साल में एक बार होती थी, अब वो परीक्षा प्रत्येक महीना होता है। आप देखते हो पढ़ाने से ज़्यादा आजकल एग्जाम ही होता है। अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो ग्रेजुएशन वगैरह में अगर 6 महीना में एक सेमेस्टर है तो सेमेस्टर तो चलो 6 महीना में होगा, बट उसके बीच में कम से कम 3 बार आपका तो इंटरनल होता है। यानी 6 महीना बाद तो आप फाइनल एग्जाम देते हो, बट बीच बीच में 2-3 बार तो आपका इंटरनल होता है। उसके अलावा जो फॉर्मेटिव एग्जाम होते हैं वो अलग। यानी कि इस 6 महीना में 6 बार आप परीक्षा देते हो, छोटे छोटे एग्जाम्स। तो इतने सारे इवेल्युएशन हो गए ताकि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में रहे, वो सीरियस रहे पूरे 4 साल तक। यानी पूरे अपने ग्रेजुएशन के दौरान उसको कभी भी फुर्सत ना मिले, वो हमेशा ये रहे कि भाई मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ना है ना। और उसका इवेल्युएशन साथ के साथ चलेगा तो टीचर को भी उसकी कमियों के बारे में पता लगेगा कि क्या कमी है, क्या लैक्यूना है, लूप होल्स है, तो उस पर काम हो पाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा गाइस, बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस तरह से काम अब किया जा रहा है, और कई सारे कमीशंस वगैरह भी बनाए गए हैं। यूजीसी को डिसॉल्व किया जा रहा है, उसके जगह पे आपका भारत का उच्चतर शिक्षा आयोग HEI, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया जा रहा है ना। वन नेशन वन एजुकेशन, ऐसी पॉलिसी को लाया जा रहा है। तो ऐसी कई सारे हम कह सकते हैं कई चीज़ें हैं जो लाया जा रहा है, जिसके तहत हमारा शिक्षा जो है हम कह सकते हैं कि बेहतर होगा, है ना। जिसके तहत हमारा शिक्षा क्या होगा, बेहतर होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस, आज के क्लास में इतना ही मैं कराऊंगा आपको। तो जितने भी कमीशंस हैं बेसिकली गाइस, ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे जो इम्पोर्टेंट कमीशंस हैं, जो इम्पोर्टेंट हमारे रिकमेंडेशंस हैं, वो मैंने आपको करा दिए। हो सकता है कि कुछ और 4-5 हो ऐसा, और जो नए रिकमेंडेशंस हैं तो उसको भी आपको देखना है, मैं नोट्स आपको भेज दूंगा तो उसको भी देखिएगा। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जब करते हैं तो प्रीवियस ईयर करते टाइम आपको हायर एजुकेशन का क्वेश्चन मिलेगा, तो वहाँ पे हो सकता है कुछ नए नए रिकमेंडेशंस के नाम आपको मिले, तो वहाँ पे भी आप उसको तैयार कर सकते हो, है ना। तो ऐसे 4-5-6 और भी नए नए रिकमेंडेशंस डेली आते रहते हैं, तो उसको भी हमें साथ के साथ लेकर के चलना है। बाकी NEP 2020 तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही अलग से, उससे भी करीब 1 या 2 क्वेश्चन आजकल आता है, तो वो भी हमें करना है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही गाइस, जब हम कल मिलेंगे 9:30 पे तो और आगे की बात करेंगे, और हायर एजुकेशन में और भी कई सारे टॉपिक्स हैं तो उसको भी कवर करेंगे। मैंने आपको यूनिवर्सिटी भी पढ़ा दिया था ना, कि यूनिवर्सिटी क्या होता है, और टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी भी बता दिया था, जिसमें आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, मेटा यूनिवर्सिटी, है ना, यूनाइटरी यूनिवर्सिटी, एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, तो करीब 7-8 तरह के विश्वविद्यालय के बारे में भी बताया था। और सारे कमीशंस भी मैंने आपको बताए कि क्या क्या कमीशंस और रिकमेंडेशंस हैं। इसके बाद और भी कुछ बातें हैं, एंशिएंट एजुकेशन भी हमने देख लिया, जो वैदिक काल का शिक्षा है। फिर हमने बुद्ध काल का शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा, ब्रिटिश शिक्षा, बहुत सारी बातें देख ली। और भी कुछ चीज़ें बची हुई है इसमें, कुछ जैसे हमारे जो बॉडीज़ हैं, जैसे NCERT, NIRF, UGC, कई सारे ऐसे बॉडीज़ हैं जो नियामक संस्थान हैं, उसके बारे में कल पढ़ेंगे।
कि जितने भी हायर एजुकेशन से संबंधित जो भी संस्थान है, एनसीईआरटी से लेकर इग्नू से लेकर और एनबीए से लेकर एनआईआरएफ तक, है ना, जितने भी संस्थान हैं, तो उन सभी के फाउंडेशन, उनके ऑब्जेक्टिव और वो किस प्रकार से उच्च शिक्षा में काम कर रहा है, उसका क्या रोल है, क्या पर्पस है, उसको कल के क्लास में देखेंगे। उससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कहाँ कहाँ हेडक्वार्टर है, ठीक है, नैक, जैसे नैक है तो नैक क्या है, इनसे भी क्वेश्चन आजकल काफ़ी आ रहा है, तो उसको भी देखेंगे कल के क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप में से किन्हीं को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो। सर गुड इवनिंग सर। या सर ये ग्राउंडेड थियरी का ईयर बताओ सर प्लीज, वंस अगेन प्लीज। 1967 है सर। 1967 में स्ट्रॉस, STRAUSS, स्ट्रॉस नाम के एक आप कह सकते हो कि रिसर्चर थे या फिलोसोफर कह सकते हो, जिन्होंने इस थियरी को दिया है, ग्राउंडेड थियरी, जो कि डेटा कलेक्शन का एक टूल है। डेटा कलेक्शन, ग्राउंडेड थियरी का मतलब क्या है? आधारित सिद्धांत, जिसमें आप सर्वे करते हो, फील्ड विजिट करते हो, लोगों से मिलते हो, ग्रामीण क्षेत्र जो रूरल एरियाज है वहाँ जा करके डेटा कलेक्ट करते हो और उस डेटा के आधार पे जनरलाइजेशन आप करते हो, तो दैट इज कॉल्ड ग्राउंडेड थ्योरी। कि ग्राउंड पे जा करके डेटा कलेक्ट करना और उस डेटा के आधार पे थ्योरी को बनाना। थ्योरी मतलब सिद्धांत को बनाना। तो सिद्धांत तो तब बनेगा ना जब आपके पास डेटा होगा, उस डेटा के आधार पे ही तो कुछ नए फाइंडिंग्स आप दोगे। तो दैट इज ग्राउंडेड थ्योरी गिवन बाय स्ट्रॉस इन 1967। सर हम्म